Good morning to all of you. कल आपको बता रहे थे शब्द और उसके भेद, तो उसमें सबसे पहले बताना चाहेंगे 2 मिनट उसमें लगेगा टाइम। कल बताए थे अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद, जिसमें पहला भेद था एकार्थी शब्द। पहला भेद था एकार्थी शब्द। ये एकार्थी शब्द क्या है, इसको देखिए। एकार्थी का शाब्दिक अर्थ हो रहा है एक अर्थी, मतलब वैसे शब्द जिसके एक ही अर्थ हों। तो एक ही अर्थ वाले शब्द ऐसे हैं। अब जैसे हम बोलेंगे ताजमहल, ताजमहल, तो ताजमहल से सिर्फ ताजमहल का ही बोध हो रहा है, इसके अलावे और किसी का बोध नहीं हो रहा है। इसी प्रकार और भी शब्द है, जैसे जैसे शब्द है शाहजहां, गंगा, पटना, तो ये सभी शब्द हैं एकार्थी शब्द, इसके एक ही अर्थ हैं। इसके समान अर्थ रखने वाले शब्द हो सकते हैं, लेकिन वो बोध किसका कराते हैं? सिर्फ उसी का बोध कराते हैं, उस किसी अन्य का बोध वो नहीं कराते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। वैसे शब्द, कल अर्थ के आधार पर 4 भेद बताए थे ना, आप नोट कीजिए। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 भेद हैं, लिखा हुआ है क्या? प्रयोग के आधार पर हम समझाए थे। देखिए, प्रयोग के आधार पर में एक आधार पढ़ना है क्रिया, वो क्रिया इसके बाद हम बताएंगे। प्रयोग के आधार पर बताए थे 2, विकारी और अविकारी। तो विकारी में 4 भेद बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समचय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अविकारी में कोई भेद नहीं पढ़ना है आपको, और विकारी में 4 भेद में से एक पढ़ना है, वो कौन? क्रिया। आपको सिलेबस पहले बताए थे। तो अभी पहले एकार्थी अर्थ के आधार पर शब्द का नोट कर लीजिए कि वैसे शब्द जिनके एक ही अर्थ हों, 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 एकार्थी शब्द कहलाते हैं। कॉमा देके लिखिए, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे 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 ताजमहल, पटना, ताजमहल, पटना, शाहजहां, शाहजहां, नोट करके नीचे लिखिए, सामान्यतया शाहजहां इत्यादि। वैसे शब्द जिनके एक ही अर्थ हों एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे ताजमहल, पटना, शाहजहां इत्यादि। नोट करके नीचे लिखिए, सामान्यतया व्यक्तिवाचक संज्ञा, सामान्यतया, देखिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सामान्यतया व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। सामान्यतया व्यक्तिवाचक संज्ञा, सामान्यतया व्यक्तिवाचक संज्ञा एकार्थी शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द होते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द लिखिए। वैसे शब्द, वैसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों, वैसे शब्द, वैसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हों, वैसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों
अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे कर, एक शब्द है कर, कर का एक अर्थ है हाथ और दूसरा अर्थ है किरण। जैसे कर, कर का एक अर्थ क्या हो रहा है, हाथ, और दूसरा अर्थ किरण। दूसरा शब्द है अर्थ, अर्थ, अर्थ का एक अर्थ है धन और दूसरा अर्थ है प्रयोजन। अर्थ का दूसरा अर्थ हो गया प्रयोजन, पहला अर्थ हो गया धन। इसी प्रकार और धतूरा, अगला शब्द है कनक, जिसका अर्थ है सोना और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है। धतूरा, धतूरा, हाँ हाँ हाँ, वो धतूरा का फल जो होता है। तो ये सब अनेकार्थी शब्द हैं, एक शब्द जो है वो भिन्न भिन्न अर्थ को रखते हैं। इसके बाद तीसरा है, तीसरा कौन सा बताए थे, समानार्थी शब्द। नोट कीजिए, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द लिखिए। वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द जो समान अर्थ रखते हों, वैसे शब्द जो समान अर्थ रखते हों, वैसे शब्द जो समान अर्थ रखते हों, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का दिवाकर, सूर्य का दिवाकर, प्रभाकर, रवि, दिनकर इत्यादि। नोट कीजिए, रवि, दिनकर इत्यादि। इसी प्रकार घोड़ा का अश्व है तुरंग, अश्व है तुरंग बाजी, बहुत सारे अर्थ हैं इसके, इत्यादि। इसके बाद चौथा है चौथा इसका है विलोम या विपरीतार्थी शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखिए। वैसे शब्द, वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हों, वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हों, वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हों, वे विलोम या विपरीतार्थी, वे विलोम या विपरीतार्थी
वे विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदय का अस्त, आस्था का अनास्था, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न इत्यादि। कृतज्ञ का कृतघ्न इत्यादि। आपको इसमें फिर दो ये पर्यायवाची भी पढ़ना है और विलोम भी पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है इसमें। और इसके पहले जो बताए थे प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, उसमें एक क्रिया पढ़ना है। ठीक, तो आज क्रिया हम पहले बता रहे हैं, ये क्रिया समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, मिटा देते इसको। यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? मिटा दे इसको भी। क्रिया की परिभाषा आप लोग पहले भी जानते होंगे, कोई जानते हैं बताइए? संज्ञा सर्वनाम आपका इसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है? आपको क्रिया है पढ़ना, हम सिलेबस लिखा दे चुके थे एक दिन। तो क्रिया क्या है इसको समझिए। क्रिया की परिभाषा, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और वाक्य में एक क्रिया का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगी तब तक वाक्य जो है पूरा नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। जाना, हंसना, रोना, गाना, ये सभी क्रियाएं हैं। देखिए, सामान्यतया पहचान क्या है, क्रिया बनाने का तरीका क्या है कि क्रिया के अंत में ना जुड़ा हुआ रहता है, और ना को अगर हटाते हैं तो जो शेष बचता है वो धातु कहलाता है। धातु से क्रिया बनती है, ठीक है? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, और जब धातुओं में ना हम जोड़ते हैं तो वो सामान्य क्रिया बन जाती है। किसी काल की क्रिया नहीं, सामान्य क्रिया बनती है। तो इस पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, हंसना, रोना, ये सब जो क्रियाएं हैं, इससे किसी न किसी काम का करना या होना समझा जा रहा है। जब ये वाक्य में प्रयोग में आता है तो ये पता, जैसे हम बोलेंगे राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है से क्या बोध हो रहा है कि पढ़ने की क्रिया हो रही है। राम घर जा रहा है, इससे क्या बोध हो रहा है कि राम घर जाने का काम कर रहा है। तो समान यही है इसकी परिभाषा, नोट कर लीजिए। जिससे किसी काम का करना, जिससे किसी काम का करना, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया से आधा संबंधित प्रश्न बहुत सारा करता है। जैसे आप लोगों को देगा 5 ऐसा सेंटेंस देगा जिसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से किस भाग में अशुद्धि है। जिससे किसी काम का करना
जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, करना या होना समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना इत्यादि, जो आप जानते हैं क्रियाओं के कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, लिखना इत्यादि लिखा गया। तो अब बता रहे थे कि एक 5 ऐसा सेंटेंस देगा जिसमें अंडरलाइन कर दे या नीचे में वो सेंटेंस को 4 भागों में बांट करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में, किस भाग में अशुद्धि है। तो ये अशुद्धि में क्रिया से संबंधित अशुद्धि भी उसमें देगा, इसलिए इसको अच्छा से समझना है। इसमें 2-3 नंबर क्रिया से संबंधित प्रश्न करता है। तो उदाहरण लिख लिए। इसके बाद धातु नोट कीजिए। धातु क्या है? जो धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते, जैसे पढ़, लिख, हंस। पढ़, लिख, खा। जब ना हम हटा देते हैं क्रिया से तो वो जो बचता है वो क्या होता है? धातु होता है। नोट कर लीजिए। पढ़, लिख, हंस, खा, जा इत्यादि। पढ़, लिख, हंस, खा, जा इत्यादि। हो गया। तो धातु और क्रिया में अंतर, इसकी पहचान आप समझ गए। जैसे ही हम किसी धातु में ना लगाते हैं तो वो धातु क्रिया बन जाती है, और जब ना हम हटाते हैं तो वो धातु बन जाती है। अब है क्रिया के भेद। सामान्यतया क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, और दूसरी क्रिया है अकर्मक। इसको समझ लीजिए पहले, क्या है सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का मतलब है सकर्म, सक मतलब साथ, मतलब वैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो या कर्म की कोई गुंजाइश हो। ठीक है, वैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो। जैसे हम बोलेंगे राम किताब पढ़ता है। अब सकर्मक क्रिया के बारे में समझिए। यहां पढ़ना क्रिया करने वाला है राम, लेकिन पढ़ना क्रिया का फल, क्रिया का जो व्यापार हो रहा है इसका फल किस पर पड़ता है? किताब पर। तो क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही कर्म होता है। तो वैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो या कर्म की कोई गुंजाइश हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो परिभाषा यही है, नोट कीजिए सकर्मक क्रिया का। पहली क्रिया है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया लिखिए। वैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो, वैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो या क्रिया का फल कर्म पर पड़े या क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ती हो, और क्रिया का फल जिसमें कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, वे लोग पटना जाते हैं।
वे लोग पटना जाते हैं। दूसरा उदाहरण, इस वाक्य का कर्ता कौन है? वे लोग पटना जाते हैं में कर्ता वे लोग। यहां समझ लीजिए थोड़ा, जो क्रिया, किसी वाक्य में जो क्रिया होती है उसको जो करने वाला होता है वाक्य में वही कर्ता होता है। तो जाने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? यहाँ पे वे लोग। लेकिन जाना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पटना पर पड़ रहा है, इसलिए पटना इस वाक्य में कर्म है। ठीक, अब फिर बताएंगे हम बाद में। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता है और क्रिया कर्म के अनुरूप हो जाती है। जैसे हम बोलेंगे सीता ने भात खाया, सही है सेंटेंस? ये सेंटेंस सही है? नहीं है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, इसका नियम है कि जब कर्ता के साथ ने का चिन्ह हो, नियम इसका है कि जब कर्ता के साथ ने का चिन्ह हो तो क्रिया कर्म के अनुरूप होती है, कर्म के लिंग और वचन के अनुरूप होती है। तो कर्म इस वाक्य का भात है जो पुल्लिंग है। राम ने रोटी खाई, ये सेंटेंस है सही? राम ने रोटी खाई, ये सेंटेंस तो कहीं लिखा हुआ भी देखे होंगे आप लोग। तो यहां पे राम ने रोटी खाई भी सही है। ये क्यों सही है? कि राम के साथ ने का चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो क्रिया जो यहां पे हुई है वो किसके अनुरूप हुई है? रोटी के अनुरूप, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी क्रियाएं हैं इसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। इसीलिए ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रिया हैं, कर्म से युक्त क्रियाएं हैं। सकर्मक में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, इसके बाद सकर्मक क्रिया के सब उदाहरण है, नोट कर लीजिए। इसी से संबंधित प्रश्न करेगा, इसी को समझना है। कौन सी क्रिया कहां पे लगेगी, कैसे सेंटेंस सही है, कैसे सेंटेंस गलत हो जाता है। क्या क्वेश्चन? एक सेंटेंस देगा, उसको 4 भाग में बांटेगा और बोलेगा किस भाग में गलती है, शुद्धि है। ठीक है, करवाएंगे। पहले आप समझिए इसको, पहले बेस आपका तैयार हो तब हम उसको बात बताएंगे। आपको समझ में तभी आएगा, ऐसे समझ ही में नहीं आएगा। नोट कर लिए। इसके बाद दूसरा है अकर्मक क्रिया। नोट कीजिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसमें क्रिया का फल वैसी क्रिया जिसमें क्रिया का फल या व्यापार कर्ता पर ही पड़े। वैसी क्रिया जिसमें क्रिया का फल या व्यापार क्रिया का फल या व्यापार कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। न ही कर्म की कोई गुंजाइश होती। न ही कर्म की कोई गुंजाइश होती। न ही कर्म की कोई गुंजाइश होती। न ही कर्म की कोई गुंजाइश
होती। जैसे 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 पक्षी उड़ते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं। राम हंसता है, राम हंसता है, राम हंसता है। कीड़े रेंगते हैं, कीड़े रेंगते हैं। लिखा गया। समानतया इसमें क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि जब कौन क्या किसे से प्रश्न करने पर कोई आंसर नहीं मिले तो हम समझेंगे कि वो अकर्मक क्रिया है। अब जैसे पक्षी उड़ते हैं, हम करेंगे बोलेंगे कि क्या उड़ते हैं, तो यहाँ तो पक्षी क्या उड़ते हैं तो कोई आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार राम क्या हंसता है, नहीं। कीड़े क्या रेंगते हैं, नहीं, कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो कौन क्या किसे से प्रश्न करने पर जब कोई उत्तर नहीं मिले तो समझना है यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अकर्मक क्रिया में कर्म की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है, कर्म की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है। अब एक क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, इसके बाद नोट कीजिए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया का मतलब है दो कर्म वाली क्रिया। दो, जैसे उदाहरण है, शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पे दो दो कर्म है। ठीक। तो मुख्य कर्म है यहाँ पे हिंदी, जो बाद में वो कर्म आया है। तो द्विकर्मक क्रिया में दो कर्मों का प्रयोग होता है। दो कर्म में जो मुख्य कर्म होता है वो मुख्य काम क्या है, हिंदी पढ़ाना, लेकिन पढ़ा रहा है शिक्षक किसको, बच्चों को। तो शिक्षक तो कर्ता हो गया इस वाक्य का, और हिंदी जो वहां पे है मुख्य कर्म है, और बच्चा जो है यहाँ पे दूसरा कर्म है। तो मुख्य कर्म इसमें जब भी आता है तो बाद में। द्विकर्मक में दो दो कर्म होते हैं। ठीक। तो वैसी क्रिया जिसमें दो दो कर्म हो, नोट कर लो इसको, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया वैसी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसमें दो कर्म, जिसमें दो कर्म, दो कर्म प्रयुक्त हों, दो कर्म प्रयुक्त हों, दो कर्म प्रयुक्त हों। द्विकर्मक क्रिया, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, यहाँ पे हिंदी और बच्चे, यहाँ दो दो कर्म हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, दूसरा उदाहरण लिखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ये द्विकर्मक क्रिया है। इसके बाद एक है सहायक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया समझ गए सब लोग?
सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या करता है? मुख्य क्रिया को पूर्ण अर्थ देने में सहायता करता है। तो वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के पूर्ण अर्थ देने में सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए इसकी परिभाषा। वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के पूर्ण अर्थ प्रदान करने में, मुख्य क्रिया के पूर्ण अर्थ को प्रदान करने में सहायता करे, वैसी क्रिया जो मुख्य क्रिया को पूर्ण अर्थ देने में, मुख्य क्रिया को पूर्ण अर्थ देने में सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, इसमें सहायक क्रिया कौन है? इसमें सहायक क्रिया है और इस वाक्य की मुख्य क्रिया है पढ़ना, और ये पढ़ना के सहायता कौन कर रहा है। तो सहायक क्रिया जो है वो काल के अर्थ को भी समझाता है क्रिया में। जैसे वह पढ़ा, वह पढ़ेगा, यहाँ पे गा गे गी का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। वह पढ़ता था थे थी का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह के जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया के पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सहायता वो करती है। कभी कभी सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम करती है। अब जैसे मैं हूं, ये सेंटेंस है या नहीं? ये सेंटेंस है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं। जो हूं मतलब होने का, मतलब अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है ये हूं से। तो यहाँ हूं जो है वो सहायक क्रिया है, यहाँ कोई भी क्रिया नहीं है। तो जब मुख्य क्रिया नहीं है, वाक्य में जब मुख्य क्रिया नहीं हो तो सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम वहां पे सहायक क्रिया ही करती है। तो अब जैसे अंग्रेजी में भी एम शब्द का प्रयोग हम करते हैं, आई एम, ठीक। और जब मुख्य क्रिया किसी वाक्य में हो जाता है तो सहायक क्रिया वहां पे गौण हो जाता है। सहायक क्रिया का अलग से कोई अर्थ, जैसे राम पढ़ता है का अगर अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो राम रीड्स हम लिखते हैं और इज का कोई प्रयोग नहीं होता। लेकिन राम है तो राम इज होता है, नहीं। मुख्य क्रिया के सपोर्टिंग क्रिया यह है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया अपना अस्तित्व भी रखता है जब मुख्य क्रिया नहीं होती है तो, ठीक है। सहायक क्रिया समझ गए? तो परिभाषा लिखा लिए, लिख गया ना? लिखिए इसमें मैं हूं सहायक क्रिया है। था थी है इत्यादि, था थी है इत्यादि, ये था थी है इत्यादि ये सहायक क्रिया है। था थी है इत्यादि ये सहायक क्रिया है। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। नोट कीजिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया समझिए क्या है। पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब समय में, मतलब जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो जाए। हाँ, वैसी क्रिया जो वाक्य में जो मुख्य क्रिया जो होने वाली थी उससे पहले ही वो क्रिया हो जाए तो वैसी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर जुड़ा हुआ होता है, जैसे पढ़कर। ये सामान्य पहचान है,
कभी कभी के भी जुड़ता है, पढ़ के, खा के, इस तरह से भी लिखता है। तो सामान्यतः इसका पहचान है वैसी क्रिया जिसके अंत में कर जुड़ा है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम बोलेंगे राम पढ़कर सोता है, उदाहरण समझिए। इस वाक्य की मुख्य क्रिया है सोना, लेकिन सोने से पहले वो एक काम और कर रहा है, पढ़ने का। तो इसकी पहचान क्या है कि वैसी क्रिया जिसके अंत में कर जुड़ा हुआ हो वे क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे 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 वह पढ़कर सोता है, वह पढ़कर सोता है, वह खाकर जाता है, वह खाकर जाता है, इत्यादि। नोट करके नीचे में लिखिए, वह पढ़कर सोता है, वह खाकर जाता है, दोनों लिख लिए। अब नोट करके नीचे में लिखिए सामान्यतया, सामान्यतया क्रियाओं में जब, सामान्यतया क्रियाओं में जब कर, सामान्यतया क्रियाओं में जब कर जुड़ा होता है, सामान्यतया क्रियाओं में जब कर जुड़ा होता है, सामान्यतया क्रियाओं में जब कर जुड़ा होता है, सामान्यतया क्रियाओं में जब कर जुड़ा होता है तो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। तो वे क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है, तो वे क्रिया पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। लिखा गया, तो वे क्रिया पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। लिखा गया। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। नोट कीजिए, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। देखा गया। देखिए, नाम का मतलब होता है संज्ञा, सामान्य अर्थ है नाम से तात्पर्य होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है। तो वैसी क्रिया कभी कभी क्या होता है, संज्ञा शब्दों से भी क्रिया बन जाती है, विशेषण से भी क्रिया बन जाती है, सर्वनाम से भी क्रिया बन जाती है। तो वैसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से बनते हों वे क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नोट कीजिए इसको। वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जो संज्ञा, वैसी क्रिया जो संज्ञा, वैसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, वैसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण पदों से बनती हों, विशेषण पदों से बनती हों, वैसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण पदों से बनती हों, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे 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 हाथ संज्ञा शब्द है, इससे क्रिया बनी है हथियाना, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना। अब देखिए यहां अपना सर्वनाम शब्द है, अपना सर्वनाम शब्द है, इससे जो क्रिया बनी है अपना से अपनाना, अपना से अपनाना। इसी प्रकार ये विशेषण शब्द है चिकना, तो चिकना से चिकनाना,
चिकना से चिकनाना। तो संज्ञा में हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, चिकना से चिकनाना। इसी प्रकार बहुत सारी क्रियाएं हैं। बात से बतियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना। ऐसा शब्द सुने हैं ना सब लोग? हाँ, ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं, नोट कर लिए। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो सब क्या करेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया इसके बाद है, नोट कीजिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया लिखा गया। ये देखिए प्रेरणार्थक क्या है। ये प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता काम खुद नहीं कर करके जब किसी दूसरे कर्ता को प्रेरणा दे, काम करने की प्रेरणा दे, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो एक प्रेरक कर्ता होता है जो प्रेरणा काम करने की देता है। तो वैसी क्रिया जिसमें कर्ता किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा दे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा पहले। लिखिए वैसी क्रिया जिसमें कोई प्रेरक कर्ता काम करने की प्रेरणा दे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये पढ़ना सामान्य क्रिया है, समझिए इसको। ये पढ़ना है सामान्य क्रिया। अब पढ़ना से एक प्रेरणार्थक क्रिया बनी है पढ़ाना। ये प्रथम प्रेरणार्थक है। इसकी एक द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है पढ़वाना। तो पढ़ाना जो क्रिया है इसमें प्रेरक कर्ता भी साथ होता है, इस क्रिया में सपोर्ट करता है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रेरक करता है वो साथ उस काम में नहीं होता। जैसे उदाहरण समझिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में शिक्षक भी उस क्रिया में शामिल है और बच्चे भी शामिल हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरक कर्ता भी शामिल होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रेरक करता है वो शामिल नहीं होता। जैसे उदाहरण है, पिता शिक्षक से बच्चों को पढ़वाते हैं, तो प्रेरक कर्ता मुख्य हो गया पिता और शिक्षक द्वितीय प्रेरक वहां पे है जो उस क्रिया में शामिल है। तो प्रथम यहां समझना है कि आना जब जुड़ा हुआ रहेगा मूल धातु में, तो पढ़ में आना जुड़ा तो पढ़ाना, और जब वही बाना जुड़ा हुआ रहेगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगी। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रेरक करता है वो साथ नहीं होता और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरक कर्ता साथ होता है। तो परिभाषा लिखा गया है। अब लिखिए इसमें पढ़ना क्रिया है, पढ़ाना प्रेरणार्थक प्रथम और द्वितीय पढ़वाना। लिखिए पढ़ाना पढ़वाना हो गया, पढ़ाना पढ़वाना। लिखाना लिखवाना, लिखाना लिखवाना। भेजाना भिजवाना, भेजाना भिजवाना।